अस्सलाम दोस्तों, मैं खुशामदीद जनाब। प्रोजेक्ट इमरान खान के एक और किरदार ने जनाब मंजर से हटने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है, बल्कि इमरान खान की एक और सपोर्ट जो है वो अब हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और ये सपोर्ट मिल रही थी पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से इमरान खान साहब को। और ख़बर इस हवाले से ये इस्लामाबाद के सर्कल्स में बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जिनके आखिरी 30 दिन इस वक्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 सितंबर उनका ये जो है ईवान अदल, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान अदल है, उसमें उनका आखिरी दिन होगा। और इसके बारे में ये बात भी अब मंजर आम पर आ रही है कि जब उमर अताब बंदयाल साहब अपनी ये जो आखिरी 30 दिन है, इसमें से तकरीबन 15 दिन रुखसत पर गुजारने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये उनके कैरियर का पहला मौका है जब उमर अताब बंदयाल साहब रुखसत पर जा रहे हैं। अपने पूरे टेन्योर के अंदर उमर अताब बंदयाल साहब ने एक दिन के लिए भी बैरून मुल्क, क्या अंदरून मुल्क जाने के लिए भी रुखसत नहीं ली। और इस दौरान बहुत सारे उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उनकी अदम मौजूदगी में सीनियर मोस्ट जज जो हैं जस्टिस काजी फैज नीसा साहब, वो बन जाते जनाब कायम मुकाम चीफ जस्टिस। और उसके नतीजे में ये जो हम ख्याल टोला था, शायद इसके लिए किसी तरह की कुछ मुश्किलात पैदा होती, लेकिन आखिरकार ये वो काम होने जा रहा है जो बहुत अरसे से पेंडिंग था। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जो वजूहात हैं वो इसका जवाब भी लेंगे और इसकी वजूहात भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक खबर आपके साथ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चौधरी परवेज इलाही साहब की। चौधरी परवेज इलाही साहब को आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल से जब उनका जो नज़रबंदी थी वो ख़त्म होती है और नज़रबंदी के बाद उनको रिहा किया जाता है, तो उस रिहाई के फौरी बाद नैब की टीम पहुंच जाती है अडयाला जेल और वो एक मरतबा फिर चौधरी परवेज इलाही साहब की ना सिर्फ कस्टडी हासिल करती है, बल्कि उनका एक दिन का राहदारी जो है रिमांड वो लेते हुए उनको लाहौर मुंतकिल करने के अमल का आगाज़ कर दिया जाता है। और कल चौधरी परवेज इलाही साहब को यहाँ पर लाहौर में अदालत में पेश किया जाएगा और उनका रिमांड हासिल किया जाएगा। अब ये जो नैब का रिमांड है जनाब, ये अब नए कानून के मुताबिक, ये जो भी रिसेंटली कानून पास किया गया और ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस के तहत ये जो रिमांड है ये 30 दिन तक का अब जो है वो नैब वो ले सकती है। इससे पहले यानी जो कानून में तरमीम से पहले ये रिमांड की मुद्दत 90 दिन तक थी। लिहाजा चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए एक मरतबा फिर ज़रा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है और वो इम्कानी तौर पर अगले 30 दिन के लिए नैब के मेहमान होंगे, नैब के रिमांड पे होंगे। और उसके बाद नैब जो है उनको उनके साथ क्या सलूक करती है ये एक अलग बहस है। अलबत्ता नैब की तरफ से ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको टैकल करने के लिए ज़रा एक इंटेलिजेंट प्लान मुझे लग रहा है कि अब वो उन्होंने ना सिर्फ तश्कील दे दिया है बल्कि इसको वो आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए ये जो माफ़ी है ये उनको क्यों नहीं मिल रही, और बार बार चौधरी परवेज इलाही साहब की पीराना साली के बावजूद भी उनको ये जो रगड़ा है ये मुसलसल क्यों लग रहा है? क्या इसके अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब की अपनी गलतियाँ मौजूद हैं या उनके साहबजादे जो इस वक्त स्पेन के अंदर जनाब गुलछड़े उड़ा रहे हैं उनकी वजूहात की बना पर, उनकी जिद की वजह से, उनकी अना की वजह से चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात में है? ना सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का एक और मोरा भी है। और उस मोरे के लिए भी मुझे इस तरह लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट का एक जो जवाब है या उनके लिए ये जो साइन बोर्ड है ये लगा दिया गया है कि जनाब आपके लिए भी एब्सोल्युटली नॉट है। और वो किरदार चौधरी परवेज इलाही साहब वैसे तो उनको सख्त नापसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों के साथ एक जैसा ही सलूक हो रहा है। अलबत्ता एक जेल में है, एक जेल से बाहर है। दूसरा किरदार है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी मिन्नतें मुरादें कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाए और उनको जो एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सनद कबूलियत जो है वो मिल जाए। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि फवाद चौधरी साहब के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश बन रही है, इसलिए वो फैमिली डिप्लोमेसी की तरफ आ रहे हैं। आपने सिंपल डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी, फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी, पता नहीं डिप्लोमेसी की कौन कौन सी टर्म तो सुनी होंगी, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने फैमिली डिप्लोमेसी मुतारफ़ करा दी है। और चौधरी परवेज इलाही हों या फवाद चौधरी साहब हों, इन दोनों के लिए जो कोशिशें हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाकाम साबित हो रही है। अब चौधरी परवेज इलाही साहब का कसूर क्या है ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। चौधरी परवेज इलाही साहब का कसूर है बगावत।
चौधरी परवेज इलाही साहब का कसूर है वादा खिलाफी, चौधरी परवेज इलाही साहब का कसूर है धोखा देना, और जिनको उन्होंने धोखा दिया है वो धोखा देने के तो आदी हैं, लेकिन शायद वो धोखा खाने को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और चौधरी परवेज इलाही साहब का जो हालिया कसूर है वो इस वजह से ज़्यादा संगीन हो गया है कि उन्होंने एक वाज़ेह कमिटमेंट करने के बावजूद उस कमिटमेंट से ना सिर्फ इनहराफ किया बल्कि उस इनहराफ को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की, और वो था तहरीके उन्होंने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, वो वाला मौका था जब इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे थे और उसके लिए चौधरी परवेज इलाही साहब को आगे किया हुआ था। और उस मौके पर पंजाब असम्बली की तहलील इस वक्त इतने ज़्यादा कार्ड्स पर मौजूद नहीं थी। चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराई गई थी कि जनाब ये आप अगर मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने दें, इसके अंदर किसी तरह की कोई रुकावट पैदा ना करें, तो फिर मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करूंगा। और अगर इमरान खान की तरफ से मुझ पर कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव डाला गया, तब मैं मुस्लिम लीग नून के वोट्स के ज़रिए जो है वो वज़ारत आला पंजाब उसको ना सिर्फ कायम रखूँगा बल्कि इमरान खान के इस मनसूबे को नाकाम बना दूंगा, क्योंकि उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, ऑल्दो इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया था। चौधरी परवेज इलाही साहब के चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे थे और चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस हवाले से अहम तरीन शख्सियत जो इस्लामाबाद में है उनके साथ ना सिर्फ मुलाकात की थी बल्कि इस हवाले से उनको अंडरटेकिंग दी थी, जिसके ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए एतमाद के वोट की गुंजाइश रखी गई थी। चौधरी परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया था, लेकिन एतमाद का वोट लेने के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब अपने मौक़िफ़ से, अपने वादे से ना सिर्फ फिर गए बल्कि उसके नतीजे में एक ऐसा बहरान पैदा हुआ और एक ऐसी अदालती जंग शुरू हुई जिसने बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन को जन्म दिया। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट उस एक गुनाह को माफ़ करने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है, और शायद यही वजह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब 9 मई के बाद से मुसलसल दबाव का भी शिकार हैं और मुसलसल ज़ेर अताब भी हैं। और इसी हवाले से जब चौधरी परवेज इलाही साहब से आज सवाल किया गया तो चौधरी परवेज इलाही साहब का जवाब था कि अगर उनका ये शौक़ है तो उनको ये शौक़ भी पूरा कर लेने दें। यानी चौधरी परवेज इलाही साहब अभी भी जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल आमादा नज़र आ रहे हैं कि जनाब वो अपने बेटे की खुशनुदी उनके लिए ज़्यादा अजीज़ है बनिस्बत पाकिस्तान का मफाद। वो इस वक्त इन दोनों चीज़ों में से किसी एक की तरफ साथ देने पर आमादा नहीं है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू वाइट थे और इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की मुकम्मल वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मौका आया, जब उनको इमरान खान साहब से कन्फ्रंट करना था, ये वो मौका था जब फवाद चौधरी साहब कन्फ्रंट करने की बजाय इमरान खान साहब के कहने पर खड़े होकर लेके रहेंगे आज़ादी का नारा लगाना शुरू हो गया। और उनका सबसे बड़ा जुर्म वो बन गया है वो भी फैमिली डिप्लोमेसी थी वैसे, जब अमेरिकी सफ़ीर उनके घर आ गए थे और अमेरिकी सफ़ीर की आमद के हवाले से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक आगाह भी फवाद चौधरी साहब को करना था कि जनाब वो क्यों आए, और फवाद चौधरी साहब को इस बात से भी आगाह करना था, इस्टेब्लिशमेंट को भी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, कि अमेरिकी सफ़ीर के साथ उनकी गुफ्तगू क्या हुई। और फवाद चौधरी साहब ने इस अहम तरीन मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को ठेंगा दिखा दिया था, जिसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर फवाद चौधरी साहब को ठेंगा दिखा रही है। और शायद यही वजह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब के साथ फैमिली डिप्लोमेसी करने के बावजूद, अपनी अहलिया और साहबजादियों के साथ जाकर उनसे मुलाकात करने के बावजूद भी इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अभी उनके लिए
जो दरवाजे हैं वो शायद बंद ही रहेंगे। अब अगर हम गौर करें तो ये जो सारे ताने बाने हैं ये वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी एतबार से प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे। फवाद चौधरी साहब भी प्रोजेक्ट इमरान खान के में जुड़े हुए थे, बल्कि उसके अंदर उस मशीन के अंदर एक अहम पुर्जा थे। चौधरी परवेज इलाही साहब को भी प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ न सिर्फ शामिल कराया गया था बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब को एक सर्किट ब्रेकर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। जब करंट ज़्यादा हो जाता था तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता था, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत की बत्ती गुल हो जाती थी और फिर इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करना पड़ता था तो उनकी हुकूमत की बत्ती जल पड़ती थी। अब चौधरी परवेज इलाही साहब को अपनी इस अहमियत का तो एहसास था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के इन दो किरदारों ने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को डिच किया उनके साथ ये होना तय था, और इसी तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ इदारों को और इदारों में मौजूद मुख्तलिफ शख्सियात को भी शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को मंजर से हटाना ज़रूरी था, और नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए अदालतों का कंधा इस्तेमाल करना ज़रूरी था। लिहाजा प्रोजेक्ट इमरान के तहत अदालतों को भी इस मकसद के लिए मुबैना तौर पर बताया ये जाता है कि इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर इमरानदारों को लाकर बिठाया गया, और वो इमरानदार अभी तक अपने उसी नज़रिए के ऊपर मौजूद भी हैं, और इमरान खान साहब की जेल में मौजूदगी उनको एक आंख नहीं भा रही। अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है अदालतों में, उसके बाद कुछ फैसले आए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अचानक फैसला आया है जजमेंट रिव्यू वाला, और उसके बाद एहसन इकबाल साहब का जो एक मुर्दा घोड़ा उन्होंने निकाल के ज़िंदा करने की कोशिश की। मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद शायद इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये जो अगले 30 दिन हैं, इन 30 दिनों में किसी तरह का कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है। लिहाजा इस मिस एडवेंचर को रोकने के लिए एक बड़ा ही जिसे हम कह सकते हैं ना जी कि एक मुद्दबाना किस्म की या एक शुगर कोटेड किस्म की एक जो तजवीज़ है वो उन तक पहुंचाई गई है मेरे ख्याल में। और ये बात कही गई है कि जनाब आखिरी 30 दिन रह गए हैं आपके पास, आखिरी महीना है, बेहतर ये है कि इस महीने को गुजार लें, अच्छे तरीके से गुजार लें। और बेहतर ये है कि चूँकि अदालती छुट्टियां अभी भी मौजूद हैं, मेरा ख्याल है 7 या 8 सितंबर तक ये जो अदालतें हैं इनके अंदर छुट्टियां रहेंगी, और ये बात उनको बावर कराई गई है कि बेहतर ये है कि ये जो छुट्टियां हैं इसको आप छुट्टियों के तौर पर ही जो है वो ट्रीट करें, छुट्टियां करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, कभी लाहौर से कागान जाएं, नारान जाएं, इस्तांबुल जाएं, जिधर मर्जी जाएं, और जाकर ज़रा छुट्टियां मनाएं, और उसके बाद 7-8 सितंबर को वापस आएं और आकर 3-4 दिन अपने अदालती अमूर को निपटाएं। और इस हवाले से जो उसके बाद जो 15 सितंबर रात 12 बजे आपकी रुखसती की तारीख है, 16 सितंबर को जनाब अपना अलविदाई रेफरेंस वसूल फरमाएं, और जो चार्ज है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले करें, और गुड बाय टाटा। ये एक आसान और जिसे कह सकते हैं काबिल इज्जत रास्ता है। अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। ये ज़रूर है कि आपके इक़्तिदार के दिनों में नहीं होगी, लेकिन आपने इक़्तिदार से गुजर कर वापस जाना भी है, और वापस जाते हुए ये जो फ़ैसले हैं मुख्तलिफ ये जो किए गए हैं, इन फैसलों में जो रिव्यू है वो किसी न किसी तरीके से आ सकता है, और फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ये कुछ छोटा सा एक हल्का फुल्का सा जो पैगाम है वो दिया गया है, और बताया ये जा रहा है कि इस पैगाम की संजीदगी को अच्छे तरीके से वेल असेस्ड कर लिया गया है, और शायद आप ये देखेंगे मुमकिन तौर पर कि आने वाले चंद दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर जो बड़े घर के कुछ लोग मुकीम हैं वो छुट्टी पर चले जाएंगे, और बल्कि अदालती जो छुट्टियां हैं, छुट्टी पे जाने की जरूरत नहीं, छुट्टियां हैं वो छुट्टियां मनाएंगे भी, और इस दौरान किसी तरह की कोई चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस हवाले से जो पैगाम है वो दे दिया गया है, और इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट इमरान का जो एक आखिरी दरवाज़ा खिड़की रोशनदान खुला था वो भी मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिया गया है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।